ठीक है, तो इसमें कुछ होमवर्क दिए थे वो सब तो हो गया होगा, बहुत इजी होगा। किसी में डाउट है? ठीक है, तो ये हम लोग आगे सर देखते हैं। इक्विवेलेंस कब फाइंड करेंगे? क्या चीज? सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब फाइंड करेंगे? यस सर। क्या आएगा, उसका भी समय आएगा, और क्या। अभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। ठीक है, यस सर। उसमें भी बहुत सारा है, तो आएगा भी 2-3 लेक्चर के बाद। अभी तो करंट ये सभी सीख रहे हैं कि करंट क्या होता है। तो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि किसी भी कंडक्टर में जो है करंट जो फ्लो होता है कैसे फ्लो होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कराए थे, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले थे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने डिराइव करा था कि v बाई आई से r का वैल्यू r इजकल टू रो एल बाई ए आया था, रो का वैल्यू 2m बाई एन ई स्क्वायर बाई टाउ आया था। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ। नया ओम्स लॉ, नया क्या है मतलब शुरुआत इसी से हुआ है। हायर स्टडीज में जाओगे तो J इजकल टू सिग्मा इसे ही शुरू होगा ओम्स लॉ, लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ते हैं इसी से। पहले पढ़े थे B इजकल टू आई आर, इसलिए उसी से रिलेट करके पढ़े। उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। सर एस सी वर्मा में मेरा एक डाउट था। तब से सो रहे थे क्या? सर अभी कनेक्ट हुआ सर, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा, कौन 5 सा नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन। 1 मिनट। पेज नंबर कितना है? 195, 198। इसमें क्या दिक्कत है? सर आंसर नहीं आ रहा है, एक बार सॉल्व कर दीजिए ना। बाकी लोग का आ गया? सर कौन सा क्वेश्चन 5? हाँ, 5 क्या है इसमें? आई बराबर क्या होता है? लगाना पड़ता है। हाँ, यही होता है। हाँ, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, और मोल कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से बोल रहा है कि आई इजकल टू एन ए वी डी होता है, तो हमसे पता करना चाह रहा है कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है आई, दे रखा है एरिया, दे रखा है, ये हमें पता है। एन हमें फाइंड करना पड़ेगा। एन कैसे फाइंड करोगे? एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। यस सर।
नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास यानी कि 9000 kg डिवाइड बाई क्या है, कॉपर है, कॉपर का 35.5 यूज करते हैं। नहीं तो सर, क्लोरीन क्लोरीन का का 35.5, कॉपर का धीरे 65 के आसपास। 65 है, ठीक है। तो 63 नंबर ऑफ 65 है, 63 है, 60, 3.5 के आसपास। ठीक है, जो भी यूज करते हो मोलिकुलर वेट यूज कर लेना है, ठीक है। 35 शायद उसका एटॉमिक नंबर है, तो है, यस 63.5 ही है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट वही इतना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, 6.022 into 10 to the power 23। इतना इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये लिखेंगे। और यही जो होगा हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में बोल रखा है एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि यही होगा नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सैंपल, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये n वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो Vd हमें निकालना है, तो Vd इक्वल टू लिख सकते हो I बराबर Na इंटू ए। एरिया जो है 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर एरिया निकाल लेना है, पाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो सर ऐसे ही किया था, मेरा गलत आ रहा था। कैलकुलेशन में गलती की होगी। ठीक है सर, फिर से देख लूंगा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, तो मटेरियल्स में हम लोग जनरली इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर से हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें लार्ज लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो सोडियम में वैलेंस सेल में होते हैं, वो किसी डस्ट पार्टिकल या इम्प्यूरिटीज की वजह से, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी वजह से वो बाहर निकल के घूमने लगते हैं। तो इसमें जो होता है, ये अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अगर हम n बोले ये फिक्स होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कि n हमारा क्या था, चार्ज डेंसिटी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, तो ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या आया था हमारा, 2m बाई ne स्क्वायर टाउ, यस सर। ठीक है। ये हम रेजिस्टिविटी लिख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला आया था कि 2m बाई ne स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे n कांस्टेंट ही हो गया, फॉर्मूला में देखे तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चेंज होगा क्या, भी कांस्टेंट ही रहेगा। और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये तीन चीज तो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल जो है टाउ है, फॉर्मूले में देख रहा है टाउ है। तो अब अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, बोलो। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और हम उसे हीट कर कोलिजन रहे हैं, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, मूवमेंट उसका टॉर्क ज्यादा घट हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। यस यानी सर। कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा,
कोलिजन इंक्रीज होगा तो टॉ टॉ क्या था हमारा, रिलैक्सेशन सक्सेस टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? कोलिजन इंक्रीज करने का मतलब कि अब जो कोलिजन हो रहा है ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब अगर ये डिक्रीज हो जा रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ इनवर्सली जाएगा। प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो बढ़ जाएगा। यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ा होगा। ओवरऑल ये इफेक्ट कैसे आ रहा है, तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका वाइब्रेशन जो है बढ़ जाएगा। एक चीज और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो टूट के बाहर नहीं निकलते, ऐसा नहीं सोचना है कि वो निकल जाएंगे। ठीक है, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर है कंडक्टर में उतना ही लगभग रहता है, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाए तो कोलिजन फ्रिक्वेंट हो जाएगा। कोलिजन फ्रिक्वेंटली होने का यानी कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो सिंपल सा रिलेशन से हमें दिख रहा है कि रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। तो उससे हम यहाँ से रिलेशन निकाल लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है इन कंडक्टर्स। दिस इंप्लाइज दैट increases with increase in temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, तो ज्यादा जानते नहीं है तो फिलहाल हम लोग जितना जानते हैं उसी के अनुसार इसे लिख लेंगे। इसमें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं कि इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। सेकेंडली, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, हैव सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लूजली बाउंड है, अगर हम थोड़ा बहुत एनर्जी इसको देते हैं तो ये टूट जाता है और टूट के ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में बन जाते हैं। यानी कि हीटेड यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे दिस electrons becomes free and also form some holes। ठीक है, होल्स भी चार्ज कैरियर की तरह हम लोग बोल रहे थे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं यही चार्ज कैरियर होते हैं। ये होल्स क्या होता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर टूट के निकल जाता है तो उसकी जगह पे वैकेंसी रह जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो वही वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं कि होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इफ हीटेड दिस इलेक्ट्रॉन्स बिकम सम होल्स, यानी कुछ होल्स में ये बदल जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हम हमारा जो n है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो n जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस implies that n जो है ये भी इंक्रीज हो जा रहा है एंड टॉ जो है ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाए कोलिजन बढ़ेगा तो टॉ तो डिक्रीज करेगा ही। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो फैक्टर्स है, एन भी और टॉ भी। एन क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि भी एन से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टॉ से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक फैक्टर जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो रॉ जो है प्रोपोर्शनल टू 1/n और टॉ है।
एक फैक्टर डिक्रीज हो रहा है और एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक फैक्टर रो को बढ़ाना चाह रहा है, एक फैक्टर रो को घटाना चाह रहा है। ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो n का इफेक्ट है, यानी कि इंक्रीज इन n जो होता है ज्यादा होता है, यानी कि हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन n इज डोमिनेट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे n बढ़ रहा है, टॉप घट रहा है, लेकिन जो n का इंक्रीज है ये डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू टॉप। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि रो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे? इंक्रीज, घटेगा। डिक्रीज, घटेगा। सो हाँ, तो टॉप भी तो n पे डिपेंड कर रहा है ना। तो टॉप ओवरऑल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, सो n अगर पे तो डेंसिटी डिपेंड बढ़ गया तो करेगा सर ही। और ज्यादा कोलिजन होगा। हाँ, कोलिजन और ज्यादा होगा, बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो n का इंक्रीजमेंट है उससे टॉ का जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, बढ़ रहा है, दोनों का इफेक्ट चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो n का जो इंक्रीज है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर देखते हैं कि अगर हम उसे हीट थोड़ा सा कर देंगे तो ज्यादा कंडक्टिंग हो जाता है, यानी कि उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, ठीक है। तो वो इस फैक्टर की वजह से, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के केस में हम अगर हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज हम लोग सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो वहां भी ये समझ में आ जाएगा कि हीट करने से कैसे रेजिस्टेंस घटता है। क्लियर है? ओवरऑल चार्ज कैरियर्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, पहले 10 थे अब 100 हो गए। मान लेते हैं कोलिजन का इफेक्ट जो है पहले 20 था अब 15 हुआ, और n जो है 10 से 100 हो गया, तो n का इफेक्ट ज्यादा इसमें कंसिडर्ड होता है एज कम्पेयर टू टॉ। इस वजह से हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से घट जा रहा है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि थ्योरेटिकली कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर्स पे ही कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो फॉर कंडक्टर्स इट इज फाउंड दैट जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रो डेल्टा टी। रो जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर कोई एक लिए हैं उस टेम्परेचर पे रो है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेंगे तो चेंज इन रेजिस्टिविटी जो आएगा वो इनिशियल कितना रेजिस्टिविटी है उस पे भी डिपेंड करेगा, और कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये बात ध्यान रखना है। इक्वल टू नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग लिखते हैं ऐसा डी रो इक्वल टू, यहाँ पे रो अल्फा डेल्टा, ठीक है। रो को पहले इसलिए कर दिए क्योंकि ये अल्फा, ये फिर से हमें प्रोपोर्शनली जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो अल्फा है इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। भी ठीक कर लो।
ठीक है। अब इसी चीज को सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ से रो 1 से या फिर रो 0 जो भी इनिशियल था, रो 0 से रो जा रहा है, या टेम्परेचर हम बोल रहे हैं T1 से T2 जा रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ इसे? इसका So इंटीग्रेशन लेफ्ट ln साइड, हाँ ln हाँ rho by rho naught is equal to alpha T2 minus T1. रो/रो0 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यही आएगा, यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, रो इक्वल टू रो0 ई रेज टू पावर अल्फा T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। एक लाइन हम स्किप कर रहे हैं, किसी को दिक्कत? बोलो। तो ये लास्ट स्टेप में कैसे हुआ? यहाँ से हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? रो/रो0 इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ln है, हटाएंगे तो यस इधर सर, पावर में चला आ गया। गया। अब वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। So rho naught क्या माने? तो रो0 इनिशियल यानी कि T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है? रो0 है। T2 टेम्परेचर पे कितना है? रो है। क्लियर है? So ऊपर थोड़ा फिर चेंज कर दीजिए कहाँ पे? इसमें और है। थोड़ा ठीक है, चलो यहाँ रो0 लगा लो। ठीक है, अब yes sir. ठीक। तो रो इक्वल टू आ रहा है रो0 ई रेज़ टू पावर अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये फॉर हायर टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। अल्फा का वैल्यू जो होता है वो 10⁻³ -3 -2 इसके ऑर्डर का होता है। तो अल्फा का जो रेंज होता है ये 10⁻² या 10⁻³ ऐसे ही ऑर्डर का रहेगा कंडक्टर्स के लिए। तो इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री कर दें तो ई का जो पावर रहेगा वो कम ही So आवाज कट गया। रहेगा। हेलो, Yes sir. अगर ये हम कंसीडर करें कि अल्फा इस ऑर्डर का है और डेल्टा टी ये है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ई का पावर 0.1 ऐसा कुछ ऑर्डर का रहेगा। Yes sir. ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग जनरली ये वाला रिलेशन तो ओरिजिनल आया है, यानी कि फॉर लार्ज टेम्परेचर डिस्टेंस, फॉर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जनरली हमें जो डेल्टा टी आएगा वो 100 150 या उससे कम का ही रहता है। जैसे घर में अगर हम यूज करते हैं तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है? गर्मी में 40-44 जाता है, ठंडे में 11, यानी कि 30-40 का डिफरेंस रहेगा। Yes sir. ठीक है, तो ये डेल्टा टी बहुत कम ही रहता है, तो इसलिए हम लोग इसका अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंस ई रेज़ टू पावर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, इसका एक्स बाइनोमियल 1 एक्सपेंशन पता plus है? x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x ठीक है, cube by ऐसे ही 3 चलता factorial. है, x³ 3 फैक्टोरियल यही चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0.1 0.2 या 0.01 आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम ये यूज कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल जो है ये 1 ही रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम यूज करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि रो इक्वल टू रो0 क्या आ जाएगा, 1 प्लस जो पावर में है यानी कि अल्फा T2 माइनस T1। और यही वाला फॉर्मूला हम लोग 98-99% केसेस में यूज करते हैं फॉर ए स्मॉल
टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, ऐसा अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहा तो हम लोग इससे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि R जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू रो होता है, तो इसी से डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखो 1 प्लस समथिंग आ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। नोट अल्फा जो होता है पॉजिटिव होगा फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, और अल्फा जो है निगेटिव होता है फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सर डेल्टा टी कितना छोटा होगा तब इसको यूज करेंगे? बोले तो 100 डिग्री, 200 डिग्री, मतलब 300-400 से कम ही रहा तो यूज करेंगे, उससे ज्यादा हमें मिलेगा भी नहीं। मोस्टली हमें क्या मिलता है, 20 डिग्री पे है, 80 डिग्री चला गया। ठीक है, यानी कि यस 200-300 के रेंज में रहा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 10⁻³ का ऑर्डर है और उसमें हम 60-70 से मल्टीपल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 10⁻³ इंटू 60 या फिर 100 ही कर ले तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 आएगा। यस सर ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा तो अगर वही कह दे कि 900, 800, 1000 डिग्री का चेंज है, तब हम लोग ये चीज यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस ठीक है, तो Yes, sir. ये इक्वेशन ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है उससे टेम्परेचर का। अब यहाँ पे कभी कभी जैसे क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसे हीट कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर है इसे हीट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्लियर है? यस सर ठीक है, और कभी कभी बहुत कम, यानी कि बहुत ज्यादा अगर तुमसे कैलकुलेशन कराना चाहें तो ऐसा दिया जा सकता है कि हीट करने से उसका लेंथ और एरिया भी चेंज हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। ठीक है, यानी कि मोस्टली जो है केसेस में हियर मोस्टली we neglect change in length or area due to heating। ठीक है, हम लोग जो हीटिंग में पढ़े थे कि हीटिंग में अगर हीट करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया आता है, थर्मल में क्लिनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। बहुत कम चांसेस होगा कि जहाँ पे कहीं भी अगर दे हो सकता है हीट कर रहे हैं तो लेंथ में भी चेंज आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर से सिर्फ रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट कर रहे हैं, साथ को भी दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ लेंथ एंड एरिया आल्सो चेंजेस। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम कहीं कहीं अगर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है दिखना। लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है तो हम जानते हैं R इक्वल टू ρl बाई ए होता है।
तो इस केस में क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इजकल टू डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, चेंज निकाल रहे हैं तो माइनस, ये सारा कुछ निकाल के लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेल्टा रो बाई रो क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे एक और अल्फा आ जाएगा थर्मल, सर अल्फा एल लिख दीजिएगा उसको। किसको, सर इसको क्या लीनियर हाँ, एक्सपेंशन वाला को। थर्मल लिख देते हैं टी। ठीक है, जब डेल्टा एल एन में रखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा टी जो है थर्मल एक्सपेंशन का है। लेकिन ठीक है, डेल्टा ए पॉजिटिव होगा तो फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सर एरर में प्लस कर देना, यहाँ पे तो माइनस लेना होगा। नीचे अगर हम हीट करेंगे एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो माइनस रहेगा, यहाँ पे अल्फा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा के लिए 2 यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा टी। तो ये चीज यूज कर सकते हो, अल्फा ये माइनस हो रिलेशन कहाँ जाएगा। से आया? कौन सा, सो डेल्टा आर बाई आर। ये वाला यहाँ से, ये यस सर। एरर में नहीं पड़े हो गया। सो एरर टू बी थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से यहाँ तक आने में तो कुछ है नहीं, यहाँ से यहाँ लिखने में कोई दिक्कत आया है, रोयल बाई ए वो से डेल्टा। हाँ, देखो जैसे कि लॉग दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, एल एन आर इजकल टू एल एन रो प्लस एल एन एल माइनस एल एन ए लिख सकते हैं। यस सर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 बाई आर 1 डी बाई आर, आर। 1 यस बाई सर। रो डी रो, क्योंकि किसी एक के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे, 1 बाई ए डी। यही वाला चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, डी आर को डेल्टा लिख दिए। यस सर। ठीक है, यहाँ से दोनों लॉग ले लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगा। और शायद थर्मल एक्सपेंशन ये सब तुम लोग पढ़े थे नहीं ना, थर्मोडायनेमिक्स पूरा नहीं पड़ा। मतलब फ्लूइड के बाद से नहीं हुआ है तुम लोग। यस सर। ठीक है, तो उसमें लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ये था। ठीक है, और ये एरियल के लिए था, तो वहां से लिख रहे हैं। ठीक है, जब पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, ये बहुत कम जगहों पे यूज होगा। तो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा टी डेल्टा टी यूज हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मोस्टली जो होता है क्या है कि अल्फा टी जो होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फा टी जो होता है ये 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 का ऑर्डर का होता है, और अल्फा जो होता है ये 10⁻⁻3 या 10⁻⁻4 का ऑर्डर का होता है। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो अल्फा टी को अल्फा के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। यस बोलो सर। इसमें कौन सा ज्यादा है, अल्फा या अल्फा टी? सर अल्फा। सर अल्फा अल्फा टी ज्यादा है, ज्यादा। अल्फा टी ज्यादा है। सर डेल्टा टी तो इस दोनों में कौन सा ज्यादा है, अल्फा टी या अल्फा? हम ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं। वो नीचे वाला। सर अल्फा अल्फा ज्यादा। यानी कि
हाँ, अल्फा ज्यादा है, रेजिस्टेंस वाला ज्यादा है, हम इसके क्वेश्चन में ऊपर वाले नेग्लेक्ट कर सकते हैं, Yes, sir. तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली अल्फा यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग थर्मल वाले को नेग्लेक्ट करते हैं मोस्टली केसेस में। बहुत बहुत ही कम जगहों पे होगा जहाँ पे हम इसे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर में कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। साथ में एक और फैक्टर देखे थे कि अगर गिवन हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के से किधर की तरफ करंट जा रहा है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये बताएंगे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस 10th क्लास में इसका ज्यादा डिफिनीशन बताया जाता है, तो दोनों का डिफिनीशन मुझे लग रहा है कि पता ही होगा। क्या होगा रेजिस्टेंस का डिफिनीशन? So the heat is produced by the material with charge flow through it. ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यही कहते हैं। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पे ध्यान देना है कि जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एंड रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे पास आयरन है, ठीक है, लेट्स से कि आयरन का एक टुकड़ा है हमारे पास, तो उसका रेजिस्टिविटी जो होगा वो सेम रहेगा, हम उसे किसी भी शेप में बना दें उसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, आयरन का ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसी आयरन के टुकड़े को डिफरेंट डिफरेंट शेप दे दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा। लेंथ चेंज कर दे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, इतना ध्यान में रहेगा। Yes, sir. ठीक है, तो स्कूल्स के एग्जाम में या फिर बोर्ड में ऐसा है एक नंबर में पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो सिंपली याद रखना है कि रेजिस्टिविटी जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल कहने का मतलब कि हम आयरन की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं या फिर कॉपर की बात कर रहे हैं, वो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टेंस उस मटेरियल से हम कैसा शेप बना दिए, यानी कि कंडक्टर अब हम बना दिए तो उससे के शेप पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल पे ही नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, Yes, sir. जैसे कि एक क्वेश्चन है, हम कोई एक मटेरियल बनाना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम कोई एक रॉड है जो अमेरिका से मंगाना चाहते हैं। तो लेट्स से अमेरिका का टेम्परेचर जो है डाउन लो है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो हम वहां से अपने फ्रेंड से बोले कि भाई एक कंडक्टर लेते हैं ना मेरे लिए, ऐसा कंडक्टर कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना हो उसका रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा बात है कि सिर्फ एक मटेरियल यूज करके तो हम नहीं बना सकते। तो हमसे कहा गया कि एक ऐसा कंडक्टर हम बनाएं जो कि दो कंपोजिट मटेरियल्स को मिला के बनाए। ठीक है, दोनों का हम लेंथ एल ही रखे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ए ही है। ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी रो ए एंड कोएफिशिएंट अल्फा है, इसके लिए रो बी एंड अल्फा बी। ठीक है, मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है। बोल रहा है कंडीशन
between rho A, rho B, alpha A and alpha B, so that resistance is temperature independent. ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। सिर्फ एक मटेरियल होता तो ऐसा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि रो जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता, सिर्फ कॉपर का बना होता। चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टिविटी ही चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस जरूर चेंज होगा। अब यहाँ पे हम दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, तो दोनों से क्या होगा, इतना है। और ए और बी के नेचर कैसे होंगे वो भी बताना है। हो गया। सर 1 मिनट ऊपर की देखना है कितना छोटा, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ तक लिखे हो? सर ये जो आप बॉक्स बनाए ना वहां तक लिखा था। ठीक है, तो ये So rho A alpha A plus rho B alpha B plus rho U. ठीक है। एक कंडक्टर है तो दूसरा को इंसुलेटर होना पड़ेगा। इंसुलेटर रहेगा तो फिर हमारा काम चलेगा। नहीं सर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस बार डायरेक्टली नीट में पूछ दिया था कि इंसुलेटर का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस बार या पिछले साल? पिछले साल, इस साल तो हुआ ही नहीं अभी। आगे सबका देखो, यहाँ पे अगर T1 टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? सीरीज में है तो रो ए एल बाई ए प्लस रो बी एल बाई ए लिखेंगे। और T2 टेम्परेचर की sir. अगर बात तो R2। तो यहाँ पे L और A को तो हम कुछ कर नहीं रहे, एरिया ये रो ही चेंज हो रहा है, तो रो ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया होगा, प्लस एल बाई ए, रो बी जो है रो बी 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे छूट गया, ए डेल्टा टी, यहाँ पे अल्फा बी डेल्टा टी, ये So रहेगा। rho A alpha. So rho A alpha A plus rho B alpha B is equal to 0. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, R1 जो है R2 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से लिख लेंगे L बाई ए रो ए प्लस रो बी इजकल टू, यहाँ ध्यान से देखो तो L बाई ए तो कॉमन ही हो गया, यहाँ से रो ए प्लस रो बी भी कॉमन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस रो ए अल्फा ए डेल प्लस रो बी अल्फा बी डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके ये Yes, sir. कैंसिल, तो यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि डेल्टा टी तो 0 है नहीं, तो रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0, यही हमें कंडीशन मिलेगा।
दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि हमें अगर ऐसा कंपोजिट मटेरियल बनाना हो तो ये चीज होगा। अब रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये तो निगेटिव होने से रहा, रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे हम अल्फा और अल्फा बी की बात करें तो ये दो चीज का सम जीरो होने के लिए ऑफ कोर्स एक को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, यानी कि सिंस हम बोल सकते हैं कि अल्फा जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन जीरो देन अल्फा बी शुड बी लेस देन जीरो, निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि अगर a ग्रेटर देन जीरो, यानी कि a जो है वो हमारा अगर कंडक्टर है तो b को क्या होना पड़ेगा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर का भी निगेटिव आता है लेकिन हम लोग इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से चेंज के लिए उसके अल्फा में ज्यादा कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो ज्यादा कंडक्टिंग है नहीं, यूज करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर तो ये सब था थोड़ा सा हम लोग का जानकारी की जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इन सब चीज का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्किट थ्योरी की, सर्किट में अगर हमें ये सब यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सिंबल से सब कोई वाकिफ है कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, की बनाना हो तो की कैसा रहेगा, बैटरी बनाना हो तो बैटरी का कैसा सिंबल होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये भी जान गए हैं कि अगर हमारे पास अगर एक ऐसा बैटरी दे रखा है अगर इस एंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, वोल्ट होगा। क्लियर है, सब जानते हैं। सर आवाज कट रहा है। और बैटरी है हमें दे रखा है तो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल अगर ये V है यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। हेलो, ठीक है यस सर, आवाज सर कट रहा आवाज। है। अभी भी कट रहा है? सर अब ठीक है। नो सर। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि बैटरी का अगर हमें सर ऐसा दिया हो तो हेलो, यस सर, यस सर। आ रहा है अब? यस यस बीच सर, में सर। कटते रहे। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमें ऐसा बैटरी एक दे रखा है, बैटरी सिंबल है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस सर। एक साइड अगर 0 वोल्ट है तो दूसरा साइड भी, अगर इधर हम बोले 2 वोल्ट रहता तो इधर क्या लिखते, V-2, 3 वोल्ट। थ्री V वोल्ट। प्लस भी लिखे है ना, यस सर। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, V होना चाहिए बस। ठीक है, एंड अगर कनेक्टिंग वायर जो होता है, ये अगर हम बोल रहे हैं कि कनेक्टिंग वायर है, इसमें से करंट जो फ्लो होगा वो नॉन जीरो होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, जीरो। और जीरो रेजिस्टेंस यानी कि अगर ये ए एंड है ये बी एंड है तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट बी होगा, यानी कि इसका हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। ये सारी चीजें बात जानते हैं हम लोग। यस सर।
ठीक है, फिर तो इसी पे बेस्ड कुछ सर्किट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ लगाना है, 10th का कुछ जो पढ़े हैं वही सब, और नोड एनालिसिस। ठीक है, फाइंड करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस, इस ब्रांच। हमसे बोल रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये निकालना है। ठीक है, फर्स्ट है, बताते हैं। यहाँ पे हम सीरीज पैरेलल क्या है क्या नहीं है वो सब हम कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ओम्स लॉ एक जानते हैं, उसी से यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जी इसी सर। फिगर पे बता रहे हैं, तुम लोग अलग से फिगर बना के सोल्यूशन लिखना। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कोई सा भी एक जगह चूज कर लेंगे, बैटरी ये सब चीज, एक जगह का पोटेंशियल 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऐसे सर्किट में कि 3 चीज कनेक्टिंग वायर्स है, तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान ली। ठीक है, इसे नोडल एनालिसिस भी कहा जाता है, तो हम इसे 0 वोल्ट मान ली। इसके बाद हम हर नोड का पोटेंशियल लिखेंगे, यानी कि हर जंक्शन जहां भी नोड दिख रहा है वहां का पोटेंशियल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 0 लिखे हैं, तो इस बैटरी के क्रॉस इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा बताओ? 8, 8 या -8? so -8. -8 ना, Yes, ध्यान से देखो, 0 जो है हायर पोटेंशियल है और ये छोटा वाला डंडी लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? -8 वोल्ट। क्लियर है? yes sir. अब ये हो गया। Yes. इस पॉइंट का बता सकते हो? So 10. 10। क्लियर है? कैसे? तो हम इस रास्ते से गए जिसमें एक बैटरी है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, 0 लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ का हम पोटेंशियल लिख लिया 10 वोल्ट। इस पोजीशन का So 6. 6 लोअर वोल्ट है, डिफरेंस 4 का होना चाहिए, 6। किसी को इसमें दिक्कत? अब हम करंट लिखते हैं हर ब्रांच में, हर ब्रांच में। इस ब्रांच में अगर देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो ये करंट कितना होगा? 9 ampere. यहाँ 10 वोल्ट है, -8 वोल्ट, +10 -8, डिफरेंस कितना है? 18 का। 18. तो यहाँ पे कितना करंट होगा? 9 एम्पियर। ठीक है, इस ब्रांच में डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10 वोल्ट। Yes sir. यहाँ से 5 एम्पियर। यहाँ से ये 9 एम्पियर घूम के इसमें भी अगर लिखेंगे तो 9 एम्पियर ही आया होगा। Yes sir. ठीक है, यहाँ से अगर 5 एम्पियर या 9 एम्पियर, तो इधर कितना गया होगा? 13 एम्पियर। ठीक है, अब अगर इस, अच्छा 9, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिखेंगे तो 6 का 3 डिफरेंस एम्पियर। 3. 3 एम्पियर। 3 ampere. तो इधर से कितना गया होगा? So 14 3, 11. 14 आया, इधर से 3 आया, वो और दोनों मिल के ना गया होगा 17. 17 एम्पियर। क्या हमें हर ब्रांच में दिख गया करंट? Yes sir. ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ज्यादा कुछ तो दिमाग एक लगाना नहीं पड़ा। बाकी रह गया, कौन सा? तो 4 वोल्ट का हाँ, बैटरी। तो यही ब्रांच है ना।
एक ही रस्सी है तो एक ही रस्सी बोल रहे हैं, एक ही वायर है तो उसमें तो वही करंट बह रहा होगा। फ्री ही। ठीक है, तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, फटाफट सॉल्व करके बताओ। ठीक है, यानी कि इसमें तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है, करंट बताना है सब में कितना कितना बह रहा है तीनों ब्रांच में। आ गया फर्स्ट। Yes, sir. So first branch में 7 एम्पियर और बीच में 6 और सबसे लास्ट में 1। ऐसा आ रहा है, देखते हैं कितना कितना आता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ का 0 है, तो यहाँ का कितना होगा 10। Yes, sir. ठीक है, यहाँ का 10 है तो इस पोजीशन का बता सकते हो कितना है। 14। 10 लोअर एंड है, हायर पे है, तो ये 14 वोल्ट होगा। 14 वोल्ट एंड इधर से करंट 7 एम्पियर। किसी को दिक्कत? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंस जो है 14 वोल्ट का दिख रहा है, तो 20 वोल्ट वायर लगाए हैं। इधर आते हैं, ये 0 तो इस पोजीशन का पोटेंशियल लोअर 0 है तो हायर 2 2। वोल्ट। यहाँ का 2 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा 8/2 4 एम्पियर। इस Yes, sir. रेजिस्टेंस के क्रॉस का डिफरेंस कितना है, एक एंड 10 वोल्ट पे है, दूसरा एंड 2 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस 8 दिख रहा है, तो 8/2 4 एम्पियर। तो यहाँ से हमें 4 आया, इधर से 7, तो इसमें कितना जाएगा 11 एम्पियर। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट। हो गया। Sir, एक second.
हाँ, क्या मान लेते हैं, 0 इस जगह पे बोलो कितना होगा। हेलो, yes sir. यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे? इस पे और So 2 -2. बैटरी देखो नेगेटिव ले रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या है -2, डिफरेंस होना चाहिए और लोअर होना चाहिए। हाँ सर आवाज कट रहा. सर आवाज 12 कट रहा है आपका बहुत ज्यादा। हेलो, yes sir. ये सर अब आया। इस पोजीशन पे कितना होगा पोटेंशियल इस नोड पे, जो So डॉट करे हैं कुछ लिखे नहीं, 12 sir. +12 12 वोल्ट। यहाँ पे इस राइट कॉर्नर 6 डिफरेंस 6 होना चाहिए, 12 हाईएस्ट है, यहाँ पे क्या होगा +6 वोल्ट, डिफरेंस 6 दिख रहा है। ठीक है, तो अब करंट देखते हैं, तो सर एक इसमें पॉइंट से बच करंट गया कितना जा रहा होगा, कौन सा, सर, 2 वोल्ट बैटरी के उस साइड वाला, अच्छा तो जो ये राइट वाला में पॉइंट, एक 2 वोल्ट बैटरी। यस सर। यहाँ पे कितना आएगा 2 वोल्ट। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये 12 लोअर 16 वोल्ट। पोटेंशियल है, तो यहाँ पे कितना है 16 वोल्ट। ठीक है, अब करंट लिखते हैं, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 14 का डिफरेंस दिख रहा है, 7। 7 एम्पियर। इधर रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 16 हाईएस्ट है, 0 लोअर है, इधर से इधर 8। करंट जा रहा होगा, हायर पोटेंशियल लोअर 8 एम्पियर। फिर एक यहाँ पे 6 से 2 वोल्ट 2 एम्पियर। ठीक है, तो और कौन सा ब्रांच बच गया, ये 12 वोल्ट वाला है, इसमें कितना करंट जा रहा होगा बताओ। 12 वोल्ट वाले बैटरी में कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ से ये 7 घूम के इधर 7 एम्पियर आया होगा, यहाँ से yes 8 sir. आया, ऊपर से 2 आया, तो इसमें 10 आ रहा होगा, 17 तो इसमें कितना जा रहा होगा 17 एम्पियर। सर हायर से लोअर जाता है क्या सर करंट. बैटरी के केस में क्या होगा, ओवरऑल बैटरी का इफेक्ट देखेंगे, तो हो सकता है 12 yes sir. 12, हाँ तो 12 वोल्ट वाला बैटरी तो वैसे भी 17 जा रहा है इधर, तो इधर से भी 17 ही निकल रहा होगा। ठीक है, yes sir. ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो 6 वोल्ट और 2 वोल्ट वाला बैटरी जो है चार्ज हो रहा है, बाकी सब डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाला और ये वाला डिस्चार्जिंग हुए हैं। खैर चार्जिंग डिस्चार्जिंग बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो है सब में सेम, 0 है क्या? हाँ सब में 0 ही होगा, HC वर्मा में भी दे रखा है और जेईई मेंस में 2017 18 में शायद पूछा था, ये सेम HC वर्मा से उठा के क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो यहाँ से देखते हैं क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ भी 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे -2 -2, फिर यहाँ भी 2 का -4 डिफरेंस होना चाहिए -4, यहाँ पे -4 -4 वोल्ट, यहाँ पे -6 -6 वोल्ट, यहाँ -6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के क्रॉस 0 दिख रहा है, तो करंट इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0. 0, सब केस में 0 ही रहेगा। तो ये तो पढ़ा दिए ठीक है, थे ना आप? नेक्स्ट करंट में पढ़े थे हम लोग कि एसी में पढ़े थे ना, कैपेसिटर में पढ़े थे। कैपेसिटर. कैपेसिटर में पढ़े थे।
ठीक है, तो वही थोड़ा बहुत देख लेते हैं, छोड़ दें, है तो सेम चीज। तो रेजिस्टर का बता दीजिए, बस वही बाकी था। हम्म बस सब पढ़ा रेजिस्टर का बता दीजिए। दीजिए, केवीएल वाला। रजिस्टर का नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ केवीएल कैसे लिखेंगे रजिस्टर के लिए? सिर्फ बैटरी में जैसे लिखते थे, कैपेसिटर में जैसे लिखते थे, वो वाला। अच्छा ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। इसमें हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और एक केसीएल। पहले केसीएल, केसीएल किसे कहेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये सब चीज पता है? यस यस सर। डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 जो भी होगा ये 0 होगा, यस सर। यस या फिर लिख सकते हैं इनकमिंग करंट फर्स्ट टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग कर। करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग को निगेटिव लेंगे। ये किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मॉडल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा केवीएल। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर इसे लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? इन लूप 0 होगा। इन लूप ये 0 होगा। ये किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लोज लूप है सारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कंजर्वेटिव नेचर का है। डेल्टा भी, चेंज इन डेल्टा भी 0 है। किसी भी चार्ज से मल्टीपल करेंगे तो चेंज इन एनर्जी 0। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो राउंड राउंड घूमता है और एनर्जी एक जगह से ले जाके दूसरी जगह देता है। यानी कि जो चार्ज होता है वो सिर्फ इसमें घूमने का काम करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घूमता रहता है, एक जगह से एनर्जी उठाता है दूसरी जगह ले जाके दे आता है। ठीक है, तो उसके बेस्ड पे हम लोग बोल रहे हैं कंजर्वेशन एनर्जी के पे बेस्ड। हाँ, जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर रहे थे इसमें, ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में बैटरी वाला याद है? सर अगर हम इधर राइट टू से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव। इस केस में हम हमेशा क्या देखना है? हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। इधर से इधर जाएंगे तो डेल्टा भी हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। प्लस भी या माइनस नेगेटिव। भी। ठीक है, और वही अगर बैटरी ऐसा रहा और हम इधर से इधर जाएं तो इसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा भी प्लस भी। पॉजिटिव। प्लस भी। हमेशा क्या देखना है कि इसका ये डंडी, छोटा वाला डंडी लोअर पोटेंशियल होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव। अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, हायर से लोअर जा रहे हैं निगेटिव। यानी डेल्टा भी हमें रिप्रेजेंट करता है ये चीज, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस डिवाइस। तो हायर माइनस लोअर चेक कर लेना है, ये हम लोग वहां भी देखे थे। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस रहे, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसमें मान लेते हैं करंट जो है ऐसा बह रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देख के हम लोग बता सकते हैं किसका हायर एंड कौन सा होगा एंड लोअर एंड कौन सा होगा। ये वाला यस एंड सर। क्या होगा? हायर, और इधर वाला हायर एंड लोअर। लोअर। अगर हम रास्ते में घूमते घूमते इसके ऐसे जा रहे हैं तो हम किधर से किधर जा रहे हैं? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। तो इस केस में अगर हम डेल्टा भी लिखेंगे ओम्स लॉ से तो क्या लिखेंगे? माइनस हायर। नेगेटिव। ठीक है, सबको क्लियर है? या फिर ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस है लेकिन करंट इसमें इधर से इधर आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि ये लोअर एंड है और ये हायर एंड है, और लेट से हम इधर से ही जा रहे हैं, यानी कि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान से देखो।
तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि हम हायर से लोअर जा रहे हैं, और अपोजिट में जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं। तो इस केस में हम डेल्टा भी क्या लिखेंगे, प्लस हायर। हाँ यार, ठीक है, जैसे बुक्स में स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो हमेशा तुमको sis, कोई भी चीज मिले, हाँ इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें करंट की तो दोनों डायरेक्शन तो पोटेंशियल तो सेम है, कैसे, तो हाई से करंट लोअर। इसमें यस हम हायर से लोअर जा रहे हैं, तो बाद वाला क्या है, कम है, अभी वाला क्या है, ज्यादा है, इसलिए डिफरेंस क्या है, माइनस। यस इसमें क्या है, कम से ज्यादा में जा रहे हैं, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस। यस यस इतना बात क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, किसी को बेस्ट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, एंड 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, सब में करंट निकालना है, फाइंड करंट। हो गया। 6 तो फर्स्ट वाले सर्किट में दो, फर्स्ट का 2 रेजिस्टेंस के बीच में सिर्फ 3 एम्पियर का करंट है। 3 आ रहा है, देखते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0 0 0 मान सकते हैं। यस ठीक सर। है, ऊपर अगर इस पॉइंट का देखें तो ये तीनों भी सेम ही होगा, तो हम तीनों को एक्स एक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें ऐसा करंट I1 बह रहा होगा, इसमें I2, और इसमें किधर से किधर मान लें, नीचे से ऊपर इनकमिंग ही मान लेते हैं I3। तीनों में करंट I1 I2 I3 इस नोड के क्रॉस जा रहा है। अगर हम I1 I2 I3 पता कर लें तो कुछ काम बनेगा। तो ये 0 वोल्ट, तो इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, -2 वोल्ट। यस फिर हाँ, I3 आ रहा है 2/3 एम्पियर, I2 आ रहा है 5/3 एम्पियर, और I1 आ रहा है -7/3 एम्पियर। ठीक है, डायरेक्शन यही ले रखे हो। यस सर। ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल अगर देखेंगे तो क्या आएगा, 4 वोल्ट, क्योंकि इधर 0 है, इसके क्रॉस 4 है, ये 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल
6 वोल्ट, यही होगा। करंट हम I1 अगर लिखेंगे तो कितना दिख रहा है बताओ फिगर देख के। यहाँ भी I1 ही बहा होगा। हम -2 को डायरेक्शन अपना जिधर ले रखे हैं वैसे ही लिखेंगे। -2 को हायर माने हैं तो क्या लिखेंगे, -2 -x/2, यही होगा I1। यस सर। ठीक है। I2 अगर लिख रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने नहीं, 6 को हायर माने हैं तो क्या लिखेंगे 6 - x/2 इक्वल टू I2। एंड अगर I3 अगर हमें लिखना है तो I3 लिखेंगे तो हम 4 को हायर माने हैं तो 4 - x/2। अब तीनों एक नोड पे आ रहा है तो फ्रॉम KCL किरचॉफ्स करंट लॉ तीनों इनकमिंग करंट माने हैं तो I1 + I2 + I3 क्या होने चाहिए, 0। लिख लेंगे -2 - x, नीचे सबका 2 है तो 4 - x/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है 8/3। 8/3। ठीक है 8/3 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम पुट कर देंगे तो सब में x की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो 8/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे -7/3 आ जा रहा है। ठीक है, ये 5/3 और ये जो आ जा रहा है 2/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उल्टा डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन। हम जिधर मानने हैं उधर नहीं जाके बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। क्लियर है। सर केवीएल से कैसे प्रूव करेंगे? अभी इसमें हम केवीएल क्यों लगाएंगे, इतना साइंस जब ये हो रहा है तो केवीएल वाले भी सवाल आएंगे। ठीक है, केवीएल सबसे लास्ट में हम लोग यूज करेंगे क्योंकि उसमें 2-3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, जितना अननोन उतना इक्वेशंस, उसके बाद सॉल्व करो। सर समझ नहीं आया क्या लगाना है, तो कुछ भी लगा देंगे बनेगा तो बोलो सही। तो वही तो बोल रहे हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब केवीएल लग। तो उससे ठीक है, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? आगे आएगा, अभी इस छोटे से क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 लूप दिख रहे हैं, एक ये लूप घूम सकते हैं, एक ये लूप घूम सकते हैं, पूरा लूप घूम सकते हैं, घूम यस सर। सकते हैं। तो I1 I2 I3 मान लेंगे, फिर लूप घूम के इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ 3 अननोन माने हैं तो 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। सर आई ठीक है, कैसे कंसीडर करेंगे पोटेंशियल वोट सपोज जो करंट है किसी जो हम माने हैं भी लेना इसमें पड़ेगा। वही जो डायरेक्शन इसमें माने हैं वही मान लो। अभी इस लूप में घूमोगे तो क्या लिखोगे, मान लेते हैं इस पॉइंट से हम घूमना शुरू किए तो यहाँ से यहाँ आए, इधर क्या लिखेंगे, हायर से लोअर जा रहे हैं तो -2। यस सर। तो ये फर्स्ट लूप है, उसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा जा रहे हैं, इस जगह से शुरू कर रहे हैं, यहीं पे घूम के आ रहे हैं तो -2। फिर यहाँ से हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो -2I1। ठीक है, यहाँ से आए, इस जगह आए, फिर यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो I3 का उल्टा आ रहे हैं तो +2 × I3, और फिर यहाँ पे हम हायर से लोअर -4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला I1 I2 का, I1 एंड I3 यस का। सर। वैसे ही सेकेंड लूप में घूमेंगे तो एक मिलेगा, और एक पूरे को ले लेंगे बड़ा वाले को। सर एक तो ठीक है, केसीएल से आ चुका है, हाँ हाँ, एक तो केसीएल से आ चुका है। KCL से भी एक मिल चुका है, I1 + I2 इक्वल टू -I3। यस सर। ठीक है, सर जो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो ऐसे भी तो करके सारा बन ही जाता शायद। ये वाले हाँ शायद। बना के देखो, बन जाता तो हम क्यों देते अभी, ट्राई करके देखना। ओके सर। ठीक है, बन जाए तो हमें भी बता देना। ठीक है, यस सर। सर बार बार ये डिजाइन क्यों दे रहे हो? ऐसा कुछ थोड़े, तुम लोग का दिल ना टूट जाए इसलिए। ठीक है, 2 ओम
अभी 2 ohms 6 volt 4 volt 2 तीनों ब्रांच में करंट निकालना है। Yes. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस। ठीक है, बुक ऐसे बार में करोगे तो क्वेश्चन नंबर 33 है। तो शॉर्ट सर्किट पता है सबको क्या होता है? इससे ठीक है, तो फिर लगाना। हाई पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को जब कनेक्ट कर देते हैं तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होता है। ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत यूज होगा और थोड़ा बहुत 10th क्लास में जो सीरीज पैरेलल में हम लोग पढ़े थे वो सब चीजें यूज करके करना है। ये 28 से 30 28 से 39 तो हो जाना चाहिए। आगे आइए। सर 14 से 27 नहीं करना है? करेंगे बाद में, उसमें थोड़ा पावर वोल्ट दूसरा दूसरा जिस कंसेप्ट यूज है। अच्छा, एक सब चीजें जो है मैक्सिमम पावर इतना है पर चीजें ठीक हो गया। इसमें कुछ 2 मिनट और। तो फिर एक 0 आ रहा है, एक -1 एक +1। यस। सो एक ठीक जीरो। है, डायरेक्शन देख लेना। एक में 1 आ रहा होगा, एक में 0, इसमें x माइनस - 4/2 = 0। और 1। 10 12 x = 12 आ जा रहा है ना? x = 4 आएगा। 4। 4 आना है। 2 कैंसिल 6 4 10 तो 12 रहा मेरा। सर वहाँ पे जहाँ आप -2 वोल्ट लिखे हैं वहाँ पे x -2 होगा। अच्छा, ठीक है, x - 2 होगा। x = 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, फिर आगे का देखेंगे कॉम्बिनेशन सब। सर बुकलेट से कहाँ तक ठीक, कहाँ करना है? बुकलेट का लास्ट क्लास दिए थे ना कुछ? सर 10 तक शायद ही था। सर इसमें मिसप्रिंट है।
ये तो पिछले साल गया था बुकलेट, ऐसा कुछ तो आया नहीं था, पता नहीं। ठीक है, इसमें शायद नहीं है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 में तो 14 तक कर ही सकते हो। सर 9 तक पहले ही दे दिए थे आप। हाँ 9 तक तो कहते 14 तो नहीं है, सर आवाज कट रहा। एक्सरसाइज 3 में करते हैं तो 7 8 ये सब ट्राई कर सकते हो। सर लिख दीजिए ना, आवाज नहीं आ अच्छे से। ठीक है, एक्सरसाइज कट रहा 2 में आवाज। तो नहीं रहने देते हैं। एक्सरसाइज 3 में 1 to 8 ठीक है, अभी इतना ही रहने दो, बाकी सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हो जाएगा उसके बाद होगा। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।